गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सीएमए फाइनल के एक नए चैप्टर का रिवीजन और एग्जाम वाइज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स, जो मेरे को लगता है 8 मार्क का एक क्वेश्चन आपको देखने पक्का मिलेगा एग्जाम में। अ वेरी सिंपल चैप्टर, अ वेरी इजी चैप्टर, एंड अगर आपने प्रॉपरली रिवीजन कर लिया, आपने मेरे साथ क्वेश्चन बना लिए, तो आपको अलग से ज्यादा समय देने का जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 3 4 क्वेश्चन आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज डन। सो लेट अस स्टार्ट इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। सबसे पहले एग्जाम वाइज अगर मैं बात करूं तो आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 मार्क का दिखाई देगा। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा इक्विटी सेटल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ज्यादा चांसेस है इक्विटी सेटल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। क्वेश्चन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से ही आएगा, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट से ही आएगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा चांस है इक्विटी सेटल्ड की। However, कैश सेटल्ड एंड कैश सेटल्ड विद इक्विटी ऑल्टरनेटिव भी आ सकता है, बट ज्यादा चांस इक्विटी सेटल्ड का है। हम लोग प्रॉपरली पूरा रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग जो पास्ट एग्जाम्स एमटीपी में आए हुए क्वेश्चंस है उनको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले शेयर बेस्ड पेमेंट्स किसको बोलते हैं? व्हाट आर शेयर बेस्ड पेमेंट्स? इंड एस 102 बोला शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट इज एन अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जहां पर एंटिटी जो है, कंपनी जो है, वो गुड्स और सर्विसेज लेगा और उसका कंसीडरेशन पे करेगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, अपने इक्विटी शेयर इशू करके, और in the form of cash which is based on the prices of its own equity instruments और own equity shares। यानी कंपनी जो सामने वाले से गुड्स सर्विसेज लेगा, कोई गुड्स खरीदेगा, एसेट खरीदेगा, कोई सर्विस लेगा, उसका पेमेंट कंपनी या तो अपने इक्विटी शेयर इशू करके करेगा, या फिर कंपनी पेमेंट तो कैश में करेगा, बट वो कैश कंसिडरेशन डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द एंटिटी। जब कोई ऐसा अरेंजमेंट कंपनी करेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। ऐसा अरेंजमेंट जिसका पेमेंट कंपनी के शेयर्स के ऊपर बेस रहेगा, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू के ऊपर बेस रहेगा। शेयर बेस्ड पेमेंट ऑप्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है इक्विटी सेटल्ड, एक होता है कैश सेटल्ड। इक्विटी सेटल्ड मतलब इस अरेंजमेंट में कंपनी जब कंसिडरेशन का पेमेंट करेगी, कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स इशू करके पेमेंट करेगी। यहां पर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। कैश सेटल्ड मतलब इन ये जो कंपनी ने शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट किया है, यहां पे द कंसिडरेशन विल बी फाइनली पेड इन कैश, बट द कैश कितना पेमेंट होगा दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी सेटल्ड में कंपनी विल फाइनली सेटल द अरेंजमेंट इन इक्विटी शेयर्स, cash settled में company will finally settle the arrangement in cash, but the cash will be given based on the prices of equity shares of the company। अब ये जो इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट है ना, शेयर बेस्ड पेमेंट कंपनी दो तरीके से दो जनों को कर सकती है। एक हो गया फॉर गुड्स और सर्विसेज टेकन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी से, किसी सप्लायर से, किसी दूसरी कंपनी से हमने कोई गुड्स और सर्विसेज परचेस किया है और उसके लिए हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं या कैश पेमेंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ इक्विटी शेयर। या फिर नंबर 2 फॉर सर्विसेज टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉइज। अगर कंपनी एम्प्लॉइज से सर्विसेज ले रही है तो उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो रेम्यूनरेशन दे रही है, दैट रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट्स, या दैट रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट फॉर गुड सर्विसेज विद आउटसाइडर्स यानी अदर देन एम्प्लॉइज, और एक शेयर बेस्ड पेमेंट विद एम्प्लॉइज जहां पर हम लोग उनसे सर्विसेज ले रहे हैं और उनका जो रेम्यूनरेशन है दैट इज पेड इन द टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर शेयर बेस्ड पेमेंट आप कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी के साथ अदर देन एम्प्लॉइज फॉर गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज आपने लिए हैं दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस और एसेट। अगर वो एसेट की क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, अगर वो एसेट है तो हम लोग एसेट बोल के रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज जो गुड सर्विसेज हमने लिया है वो हम लोग एक्सपेंस बोल के रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये जो एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, एसेट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, दैट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टेकन। जो गुड्स और सर्विसेज आपने लिया उनका जो फेयर वैल्यू है, उस वैल्यू के बेसिस पे हम ये शेयर बेस्ड पेमेंट और ये जो एक्सपेंस या एसेट है वो रिकॉर्ड करेंगे। और ये फेयर वैल्यू उस दिन की ली जाएगी जिस दिन आप गुड्स और सर्विसेज, जिस दिन आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदा या गुड्स और सर्विसेज आपको मिला, जिस दिन रिस्क रिवॉर्ड रिलेटेड टू द गुड्स और सर्विस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द एंटिटी।
तो एंटिटी ने एक हाथ से गुड सर्विसेज खरीदा, दूसरे हाथ से अपना शेयर इश्यू किया। जो कंपनी एंटिटी गुड्स और सर्विसेज खरीद के शेयर इश्यू कर रही है, जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो नॉर्मल जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, मान लो आपने मशीनरी खरीदा, इक्विटी शेयर इश्यू किया, तो जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। या फिर मान लो आपने कोई गुड्स परचेज किया, आप इक्विटी शेयर्स इश्यू करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपने कोई सर्विस ली, रिपेयर मेंटेनेंस की, जिसका पेमेंट आप इक्विटी शेयर इश्यू करोगे तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पे होता है, सर यहां पे वैल्यू क्या चीज का लेंगे? सर आप एक तो गुड सर्विस ले रहे हो, दूसरा आप इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, तो सर क्या हम लोग वैल्यू गुड्स और सर्विसेज वाला लेंगे या जो इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं वो वाला लेंगे? इंड AS 102 ने बोला अगर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो आपको मिल रहा है वो रिलायबली मेजरेबल है, आप हमेशा वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज लोगे। अगर वो मेजरेबल नहीं है तब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो आप इश्यू कर रहे हो उसको लेने का है। तो यहां पे जब मैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करूंगा, मान लो मशीनरी का फेयर वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो मैं 10 लाख रुपए पर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। मान लो 10 लाख का मशीनरी के लिए हमने उनको 50,000 शेयर इश्यू किया 10 रुपए वाला, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 इंटू 10। तो जब भी आप गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए, लेने के लिए कोई इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हो या शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहे हो, वो शेयर बेस्ड पेमेंट हमेशा वैल्यू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। और ये फेयर वैल्यू किस दिन का होगा? जिस दिन आपके पास उन गुड्स और सर्विसेज का रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर किया गया, उस दिन जो उनकी फेयर वैल्यू है उसके बेसिस पे आप उनको रिकॉर्ड करोगे। सर मान लो ऐसा हुआ कि सर हमने आज मशीनरी खरीदी बट शेयर्स हम 3 महीने बाद आपको देंगे, 3 महीने बाद, तो आप एक बार मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी रिकॉर्ड कर लो, फिर जब आप शेयर इश्यू करो इक्विटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी आप ये जो अमाउंट मशीनरी के लिए पेमेंट करने वाले हो, जो मशीनरी आपने खरीदा उसके लिए जो कंसिडरेशन देने वाले हो, वो अगर बाद में है तो इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में बोला गया कि आप हमेशा इक्विटी क्रेडिट करोगे। जितना भी आपको शेयर इश्यू करना है उसका वैल्यू आप इक्विटी क्रेडिट करोगे, और जब आप शेयर इश्यू कर दोगे तो इक्विटी को डेबिट करके शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट कर लोगे। सर मान लो हमने बोला कि हम लोग आपको पेमेंट करेंगे कैश में, बट वो कैश डिपेंड करेगा शेयर के प्राइसेस पे, हमारे शेयर्स के प्राइसेस पे, तो आप जर्नल एंट्री करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, क्योंकि आप पेमेंट कैश में करने वाले हो, देयर इज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो जर्नल एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। हम लोग बोलते हैं स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, फिर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, जिस दिन आप पेमेंट करोगे उस दिन आप काम कर लेना। ये जो इक्विटी सेटल्ड होगा, कैश सेटल्ड होगा, तो क्या होगा इसकी अकाउंटिंग हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे जब हम एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे। जो मैं वहां डिस्कस करूंगा सेम अकाउंटिंग आप यूज करोगे अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इन इक्विटी शेयर फॉर गुड्स और सर्विसेज बॉट बाय द एंटिटी। फर्क एक ही रहेगा, जब एम्प्लॉइज के साथ बात करेंगे तो वहां पर हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर को लेंगे, बट जब हम लोग दूसरों के साथ बात करेंगे तो हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं लेंगे। तो अगर मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी बट शेयर इश्यू किया 15 लाख का, तो मैं ट्रांजैक्शन को 10 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा, 15 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टेकन इफ इट इज रिलायबली मेजरेबल, अगर वो मेजर हो सकता है तो हम लोग हमेशा जो गुड सर्विसेज हमको मिला है उसका फेयर वैल्यू लेंगे, और इसी के बेसिस पे हम इक्विटी शेयर इश्यू की अकाउंटिंग भी करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट अगर आप इंप्लॉइज का शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहे हो, इंप्लॉइज को पेमेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, इन दैट केस जो इंप्लॉइज से आपको सर्विस मिल रहा है ओवर द पीरियड, वो सर्विसेज आप खर्चा बोल के, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करोगे। आपको इंप्लॉय सर्विस दे रहा है और आप उसको रेम्यूनरेशन शेयर इश्यू करके दोगे, तो वो जो सर्विस दे रहा है उस सर्विस को आपको इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करना होगा। आप जब इस सर्विस को रिकॉर्ड करोगे, जब इस खर्चे को रिकॉर्ड करोगे, खर्चा हमेशा मेजर होगा ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन issued or as fair value of services of employees cannot be reliably measured. Employees का सर्विस का फेयर वैल्यू मेजर करना इज वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए हम लोग जब employees को शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे, हम लोग मेजर करेंगे हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इश्यूड, शेयर इश्यूड, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज व्हिच आर टेकन फ्रॉम द employees, because it is very difficult to measure the fair value of those services. तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उठ के आपके पास आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एम्प्लॉइज वाला पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अभी ब्रॉडली डिस्कस करूंगा।
अगर आपने शेयर बेस्ड पेमेंट किया है टू नॉन एम्प्लॉइज, पर्सन अदर देन एम्प्लॉइज फॉर गुड्स और सर्विसेज, आप हमेशा उस शेयर बेस्ड पेमेंट को मेजर करोगे, खर्चे को मेजर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अक्वायर्ड। बट अगर आप शेयर बेस्ड पेमेंट कर रहे हो टू एम्प्लॉइज फॉर द सर्विसेज रेंडर बाय देम, आप उसको मेजर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस और शेयर्स इशूड, बिकॉज फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉइज कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है, हमेशा ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे अब मैं चलता हूं एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट में, जो कि मेरे एग्जाम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन 99.99 क्या 100% इसी से आपको पूछा जाएगा अगर 6 मार्क 8 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है तो। एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स को समझने के लिए मेरे को सबसे पहले आपको कुछ छोटे छोटे टर्म्स समझाने पड़ेंगे। सबसे पहला टर्म हो गया ग्रांट डेट। ग्रांट डेट वो दिन है जिस दिन कंपनी ने एम्प्लॉइज को स्कीम कम्युनिकेट की कि हम लोग आपको किस तरीके से शेयर्स के बेसिस पर पेमेंट करेंगे। कंपनी ने एम्प्लॉइज को स्कीम कम्युनिकेट की और वो स्कीम अप्रूव कर दी गई बाय एम्प्लॉइज एंड दी कंपनी ऑन दी और दी शेयर होल्डर, जिससे जिससे अप्रूवल चाहिए वो अप्रूवल मिल गया। जिस दिन स्कीम का फाइनलाइजेशन हुआ, अप्रूवल हुआ, कम्युनिकेशन हुआ एम्प्लॉइज को, उस दिन को हम लोग बोलते हैं ग्रांट डेट। हम लोग जब भी बात चालू करेंगे एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स का, बात चालू होगी ग्रांट डेट से। ये ग्रांट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन स्कीम के सारे इंपॉर्टेंट बातें फाइनलाइज की जाती है, स्कीम की सारी चीजें फाइनलाइज की जाती है। और जब हम लोग ऑप्शन की अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग फेयर वैल्यूएशन करेंगे, फेयर वैल्यू लेंगे, तो फेयर वैल्यू जब ऑप्शन का लेंगे वो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट लिया जाएगा। हम लोग इस ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू के हिसाब से अकाउंटिंग शुरू करेंगे। एक बार मैंने एम्प्लॉइज को ऑप्शन ग्रांट कर दिया, अब इस ग्रांट से रिलेटेड हम लोग एम्प्लॉइज के ऊपर कुछ कंडीशंस रखते हैं। अगर वो कंडीशन एम्प्लॉय फुलफिल करता है तो उसको फ्यूचर में शेयर खरीदने का मौका मिलेगा अंडर दी ऑप्शन। ये जो कंडीशन हम एम्प्लॉइज के ऊपर रखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। कंडीशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ विच द एम्प्लॉय विल बी एबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शंस। ये वेस्टिंग कंडीशन जो होती है, वेस्टिंग कंडीशन दो टाइप की हो सकती है। एक होती है सर्विस बेस्ड कि आप 3 साल हमारे यहाँ रहो, 5 साल हमारे यहाँ रहो। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड में दो टाइप होता है, नॉन मार्केट, मार्केट। नॉन मार्केट मतलब कंपनी का अर्निंग परसेंटेज के बेसिस पे, कंपनी का टर्नओवर के बेसिस पे, कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उन लोग को क्या देंगे, ऑप्शंस वेस्ट करने देंगे। और मार्केट बेस्ड कंडीशन मतलब कंपनी का शेयर प्राइस अगर इतना हो गया, कोई मार्केट इंडेक्स अगर इतना पहुंच गया, तब हम आपको शेयर खरीदने देंगे। दैट इज नोन एज मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन। तो हम लोग सबसे पहले ना एम्प्लॉइज के साथ ये वेस्टिंग कंडीशन डिसाइड करेंगे कि किन कंडीशन को फुलफिल करने से आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके हमसे शेयर्स ले सकते हो। जब तक आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। जिस दिन कंडीशन फुलफिल हो जाएगा उस दिन हम आपको ऑप्शन देंगे, आप आके हमारे पास शेयर्स खरीद लीजिए। आपको ये कंडीशन जिस पीरियड में सेटिस्फाई करनी पड़ती है उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं, वेस्टिंग पीरियड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वेस्टिंग पीरियड है क्योंकि अकाउंटिंग का मैक्सिमम काम हमको इस वेस्टिंग पीरियड में करना पड़ता है। मान लो हमने एम्प्लॉइज को बोला अगर आप हमारे यहाँ 3 साल टिक जाओगे तो 3 साल के बाद हम आपको 10,000 शेयर्स खरीदने देंगे। तो 3 साल जो टिकने का कंडीशन है ये हो गया सर्विस कंडीशन, 3 साल हमारे यहाँ काम करो। और ये जो 3 साल का पीरियड हो गया दैट इज नोन एज वेस्टिंग पीरियड। दैट इज नोन एज वेस्टिंग पीरियड। ये वेस्टिंग पीरियड के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे के पूरे ऑप्शन की अकाउंटिंग करते हैं। एक बार ऑप्शन आपके ऊपर वेस्ट हो गया उसके बाद आप आके हमसे शेयर्स खरीद सकते हो। ये शेयर्स आप खरीद सकते हो इन दी एक्सरसाइज पीरियड। क्या, एक्सरसाइज पीरियड। वेस्टिंग पीरियड के बाद हम आपको कुछ समय अलाउ करेंगे जिस पीरियड में आप हमसे हमारे पास आके शेयर्स खरीद सकते हो। दिस पीरियड इज नोन एज एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड में आप हमारे पास आओ, अगर कोई एक्सरसाइज प्राइस हमने रखा है तो वो पेमेंट करो, हम आपको आपका शेयर इशू कर देंगे। अगर इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन है तो पेमेंट शेयर्स देके किया जाएगा। अगर कैश सेटल्ड ऑप्शन है तो आपको कुछ पैसा नहीं देना, हम आपको शेयर प्राइस का डिफरेंस का पेमेंट कर देंगे। तो इक्विटी सेटल्ड होगा तो शेयर्स मिलेगा, कैश सेटल्ड होगा तो कैश मिलेगा। बट ये सब मिलेगा कब, एक्सरसाइज पीरियड में। पहले वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई करो ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो एक्सरसाइज पीरियड में आइए और हमसे शेयर्स या कैश ले जाइए।
तो अगर मैं बात करूं ये पूरा सिस्टम है क्या? ये पूरा सिस्टम कुछ नहीं है। हमने एम्प्लॉय को बोला है हमारे यहां 3 साल काम करो, तुम 3 साल काम करोगे तो हम तुमको शेयर्स देंगे। तो ये जो हम शेयर दे रहे हैं, ये जो हम लोग उसको कैश दे रहे हैं बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ शेयर, इट इज एक्चुअली अ रेम्यूनरेशन फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years। 3 साल तक जब वो हमारे यहाँ काम करेगा, उसके लिए हम उसको रेम्यूनरेशन 3 साल के बाद पेमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश, अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डिनरी रेम्यूनरेशन जो उसको हर साल मिलता है। वो तो मिलेगा ही, ये एक एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन है जो हम एम्प्लॉइज को दे रहे हैं ताकि वो रिटेन रहे, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और हमारे यहां अच्छे से काम करे। ये वर्ड्स आपको मालूम होना चाहिए, ग्रांट डेट, वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग कंडीशन, एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस, ये सब छोटे छोटे वर्ड्स है जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। सर मान लो हमारे एम्प्लॉइज, कुछ एम्प्लॉइज इन 3 साल के पीरियड में छोड़ के चले गए, वेस्टिंग पीरियड के बीच में छोड़ के चले गए। अगर आपने वेस्टिंग पीरियड के बीच में कंपनी को छोड़ दिया तो आपने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑप्शंस के अंदर जो शेयर्स है वो आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। आपके जो अनवेस्टेड ऑप्शंस है वो लैप्स हो जाएंगे, अनवेस्टेड ऑप्शंस है वो लैप्स हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉय बीच में छोड़ के चला जाता है, हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोग अपने जो भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हम लोग इक्विटी लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, वो जितने एम्प्लॉइज बचे हैं उनके बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, आगे से हमको उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आगे से रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव, आगे से हमको उसको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हमको उसको फ्यूचर में कुछ देने का दरकार नहीं है। अगर सर मान लो एम्प्लॉइज वेस्टिंग पीरियड में हमारे पास था, बट एक्सरसाइज पीरियड में ना वो शेयर खरीदने नहीं आया, वो बोला हमको नहीं चाहिए, वेस्ट हो गया तो क्या, तो भी हमको नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दी शेयर्स। अगर वो खरीदने नहीं आया, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। ऑप्शन वेस्ट होने के बाद लैप्स हो गया, यानी पका हुआ फल खराब हो गया, आपने खाया नहीं। ये वेस्टेड ऑप्शन लैप्स अगर होता है तो इसके लिए जो भी हमने रिजर्व या लाइबिलिटी कैलकुलेट किया था, जो भी रिजर्व या लाइबिलिटी बनाया था, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में रिजर्व और कैश सेटल्ड ऑप्शन में लाइबिलिटी, उस रिजर्व या लाइबिलिटी को हम लोग रिजर्व करके रिवर्स करके रिटेन्ड अर्निंग्स या पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर मेरे पास रिजर्व बनाया हुआ था इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में, मैं उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दूंगा। अगर मेरे पास लायबिलिटी बनाया हुआ था फॉर कैश सेटल्ड ऑप्शन और वो नहीं आया लेने, तो मैं उसको पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो मेरे को उसका जरूरत नहीं है, जो इक्विटी लायबिलिटी मैंने बनाया था मैं उसको रिवर्स करके खत्म कर दूंगा। तो ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड हम लोग इक्विटी और लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, एंड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड एम्प्लॉय जब आके इसको एक्सरसाइज करता है तो ये इक्विटी और लायबिलिटी रिवर्स करके खत्म किया जाता है। और अगर एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद भी उसने नहीं लिया तो हम लोग इक्विटी लायबिलिटी को रिवर्स करके खत्म कर देते हैं। तो आपको पहले ये छोटे छोटे वर्ड्स मालूम होने चाहिए, सो दैट आप इन एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स का अकाउंटिंग कर सको। ये वर्ड्स अगर मालूम है तो हम लोग सबसे पहले इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन की अकाउंटिंग पकड़ सकते हैं। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन मतलब क्या? हमने एम्प्लॉय को बोला तुम हमारे यहाँ 3 साल टिक जाओ। ये 3 साल टिकना इज अ सर्विस बेस्ड कंडीशन। इसको छोड़ के ऐसा भी हो सकता है कि हमारा अगर अर्निंग परसेंटेज 20% को क्रॉस कर गया तो उस साल आपके ऊपर वेस्ट हो जाएगा। तो हमने अर्निंग बेस्ड परसेंटेज लगा दिया, हमने इसको परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन बना दिया। या हमने बोला हमारा मार्केट में शेयर प्राइस, हमारे शेयर का प्राइस अगर 500 रुपए क्रॉस कर जाएगा तो आप हमसे आके शेयर्स ले लेना। ये हो गया मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन। मार्केट प्राइस के बेसिस पे हमने एक कंडीशन सेट कर दी। तो ये सब होता है परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन, सर्विस बेस्ड कंडीशन, कुछ भी हो सकता है, बट वो कंडीशन फुलफिल करे बिना आपको शेयर्स नहीं मिलेगा। ऐसी वेस्टिंग कंडीशन सबसे पहले आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। हमने एम्प्लॉय को बोला 3 साल हमारे यहां अगर रह जाओगे तो 3 साल के बाद तुम आके हमसे शेयर्स खरीद सकते हो। हम तुमको 10,000 शेयर इश्यू करेंगे, 10,000 शेयर इश्यू करेंगे और सिर्फ 30 रुपए में। मार्केट में प्राइस 500 रुपए चल रहा है, 100 रुपए चल रहा है, 200 रुपए चल रहा है, हम तुमको सिर्फ 30 रुपए में शेयर देंगे। तुम आना 3 साल बाद 30 रुपए हमें देना, हम तुमको अपना शेयर इश्यू कर देंगे। तो जब हम लोग एम्प्लॉय की सर्विस का सेटलमेंट फ्यूचर में इक्विटी शेयर इश्यू करके करेंगे, दैट इज नोन एज इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन के लिए इंड AS 102 बोला, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन के केस में जो एम्प्लॉय आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो उसको फ्यूचर में इक्विटी शेयर के लिए एंटाइटल करेगा, वो सर्विस आप एज एन एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करो ओवर द वेस्टिंग पीरियड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। आपको लगता है जितने इंप्लॉइज आपके यहाँ 3 साल तक टिकेंगे, जितने इंप्लॉइज पर ये ऑप्शन वेस्ट होगा, उन इंप्लॉइज उन ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट के ऊपर आप टोटल खर्चा कैलकुलेट करके ओवर द वेस्टिंग पीरियड उस खर्चे को रिकॉर्ड कर लीजिए विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू अ इक्विटी। और साथ साथ आप एक रिजर्व बनाते चले जाइए, जिस रिजर्व से फ्यूचर में आप उनको शेयर दे सकते हैं।
तो हम लोग ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड हर साल एक खर्चा रिकॉर्ड करेंगे और एक रिजर्व बनाएंगे। जर्नल एंट्री होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। ओवर द वेस्टिंग पीरियड जैसे जैसे एम्प्लॉय हमको सर्विस देगा वैसे वैसे हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे जब हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे हम लोग जो फेयर वैल्यू लेंगे, वो फेयर वैल्यू लेंगे ऑफ द ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट। ग्रांट डेट पर जो हमारे ऑप्शन का फेयर वैल्यू था उसके बेसिस पे इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन पे खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर उसके बाद फेयर वैल्यू बदलता भी है तो इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक बार इक्विटी रिकॉर्ड करने के बाद कभी उसको रीमेजर नहीं करते। लायबिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होगा हमको उसको रीमेजर करना पड़ता है। बट इक्विटी के केस में अगर एक बार आपने इक्विटी रिकॉर्ड कर लिया तो उसको रीमेजर करने का दरकार नहीं है। तो इस केस में बोला गया द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, और ये फेयर वैल्यू कब का, ग्रांट डेट का। फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ओवर द वेस्टिंग पीरियड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस विद कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू एन इक्विटी। जर्नल एंट्री होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, और क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस खर्चा है पीएल में चला जाएगा, पी&एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये हम लोग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे हर साल ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ये फॉर्मूला यहां पे मैंने फॉर्मूले के बेसिस पे लिखा है। क्लास में समझाते समय मैंने एक एक चीज आपको समझाई थी, टेबल भी बनाना सिखाया था। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वेस्टिंग पीरियड। सबसे पहले चेक करो वेस्टिंग पीरियड के एंड तक कितने एम्प्लॉइज टिकेंगे। मान लो फर्स्ट ईयर है, वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, तो आपको ये एस्टिमेट करना है 3 साल के बाद कितने इंप्लॉइज हमारे यहां रहेंगे। अगर ये एस्टिमेशन आपके पास है तो उसको यूज करो, नहीं है तो फिर जितना फर्स्ट ईयर के एंड पे इंप्लॉइज है मान लीजिए उतने इंप्लॉय के ऊपर ही वेस्ट कर जाएगा। तो जितने इंप्लॉइज आपके पास है जिसपे आपको लग रहा है कि ऑप्शन वेस्ट करेगा एट द एंड ऑफ 3 ईयर, सबसे पहले वो कैलकुलेट करो। उसके बाद हर इंप्लॉइज को आपने कितना ऑप्शन या कितना शेयर्स खरीदने के लिए दिया है, हमारे एग्जांपल में 10,000 शेयर। फिर उसके बाद फेयर वैल्यू हर ऑप्शन का ऑन द ग्रांट डेट, तो कितने इंप्लॉइज मल्टीप्लाइड बाय कितना शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, कौन सा दिन, ग्रांट डेट, इनटू वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन बेसिस। मान लो टोटल 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है तो इनटू 1/3, 2 साल कंप्लीट हुआ इनटू 2/3, 3 साल कंप्लीट हुआ इनटू 3/3, माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। जितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया उसको माइनस करो। क्यों माइनस करते हैं सर, फर्स्ट ईयर में तो 1/3 करेंगे तो फर्स्ट ईयर का खर्चा निकल जाएगा। सेकंड ईयर में सर हम लोग कर रहे हैं 2/3 मतलब टोटल 2 साल का खर्चा इतना है। बट सर 2 साल में फर्स्ट ईयर में तो खर्चा हमने ऑलरेडी बना के रखा है, तो जो फर्स्ट ईयर का खर्चा किया है उसको माइनस कर दो। जब थर्ड ईयर में आप जाओगे इनटू 3/3, 3 साल का टोटल खर्चा माइनस जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने ऑलरेडी बना दिया। तो ये जो वैल्यू निकल रहा है ये क्यूमुलेटिव वैल्यू है। क्यूमुलेटिव वैल्यू से जो खर्चा आपने ऑलरेडी बना लिया उसको माइनस करते चले जाइए, आपको कितना हर साल एक्सपेंस क्रिएट करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये हम लोग हर साल एक्सपेंस और इक्विटी क्रेडिट करेंगे। अब सुन ध्यान से, कैश सेटल्ड में जाओगे ना, देयर विल बी 2 डिफरेंसेस। डिफरेंस नंबर 1, हम लोग रिजर्व की जगह एक लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि सर फ्यूचर में हमको पेमेंट करना है कैश में, बिकॉज इट इज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, ऑब्लिगेशन टू पे कैश। इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन इक्विटी, इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी। जर्नल एंट्री हो जाएगा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, या टू एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट, या टू स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएल में चला जाएगा। दूसरा डिफरेंस, एक तो लायबिलिटी बनाऊंगा, दूसरा जब मैं बात करूंगा कि मेरे को कैश पेमेंट फ्यूचर में करना है, मेरी लायबिलिटी है, जैसे जैसे फेयर वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे आपको अपना लायबिलिटी को भी रीमेजर करना होगा। यहां हम लोग फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट लेने की जगह हम लोग लेंगे फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड के दौरान हर साल के ईयर एंड पे जो हमारा फेयर वैल्यू होगा उसके हिसाब से हम लोग लायबिलिटी को वैल्यू करेंगे। मान लो पहले साल के एंड पे फेयर वैल्यू 10 रुपया है तो 10 रुपए के हिसाब से लायबिलिटी निकाल लो। सेकंड ईयर के फेयर वैल्यू 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपया हो गया तो सेकंड ईयर में जब खर्चा बनाओगे पूरा 12 रुपए के हिसाब से माइनस फर्स्ट ईयर में जो ऑलरेडी बना लिया। जैसे जैसे फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन चेंज होगा मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमको वो लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश सेटल्ड ऑप्शन में सिर्फ 2 फर्क है। नंबर 1, रिजर्व बनाने की जगह लायबिलिटी बनाते हैं। नंबर 2, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट लेने की जगह फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन द ईयर एंड या बैलेंस शीट डेट हम लोग चेक करते हैं ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। इसके बाद
अगर हमारे पास इंप्लॉई एक्सरसाइज शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज करके शेयर खरीदने आया, अगर हमने कुछ एक्सरसाइज प्राइस रखा था तो वो पेमेंट करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, वो हमें एक्सरसाइज प्राइस का पेमेंट करेगा। मान लो हमने बोला था 30 रुपए एक्सरसाइज प्राइस, वो 30 रुपए का पेमेंट करेगा। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो हमने 3 साल तक रिजर्व क्रिएट किया था, उस रिजर्व को रिवर्स करके हम लोग उसके अगेन शेयर इश्यू कर देंगे। तो जो हमने फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का रिजर्व क्रिएट किया था, वो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का रिजर्व ऑफ डेबिट का टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हमने जर्नल एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमने एम्प्लॉइज को बोला कुछ पैसा तुम दो, कुछ पैसा तुम्हारे लिए हम कंट्रीब्यूट करेंगे। शेयर भला ही 200 रुपए का हो, तुमको सिर्फ 30 रुपए में हमने दिया है, बाद बाकी जितना भी खर्चा हमारे हिसाब से होना चाहिए वो हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट जो एम्प्लॉय देगा, एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट जो हमने 3 साल में रिजर्व क्रिएट किया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर एक्सरसाइज पीरियड खत्म होने के बाद भी एम्प्लॉय नहीं आता है हमारे पास और ये वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाता है, तो जितना भी हमने उसके लिए रिजर्व बना के रखा था, उस रिजर्व को आप रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दो। अब उस रिजर्व की जरूरत नहीं है। हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स। तो टोटल देखो 4 जर्नल एंट्री है। सबसे पहले ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड हर साल 2 एंट्री करना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसपीपी रिजर्व अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये 2 एंट्री हर साल होगा ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। वो काम करेगा, आप खर्चा और रिजर्व बनाते चले जाओ, फ्यूचर में शेयर इश्यू करना है। फिर वो एक्सरसाइज पीरियड में हमारे पास आएगा शेयर खरीदने की एंट्री कर देंगे। नॉर्मली शेयर इश्यू करने की एंट्री होती है बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम, यहां पे बैंक के साथ एसबीपी रिजर्व भी आ जाएगा जो हमने उसके लिए बना के रखा है। और जैसे ही एक्सरसाइज पीरियड खत्म होगा, अगर कुछ एम्प्लॉय ने अपना वेस्टेड ऑप्शन नहीं खरीदा, वेस्टेड ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, वो लैप्स हो गया, तो उतना रिजर्व हम लोग रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। हम लोगों को उसको रखने का दरकार नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी सेटल्ड ऑप्शंस। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन, हमने एम्प्लॉय को बोला तू मेरे लिए काम कर, मैं तेरे को फ्यूचर में इक्विटी शेयर खरीदने दूंगा, इक्विटी शेयर्स दूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी सेटल्ड ऑप्शंस। साफ करवा लेना अपना टेबल वगैरह सब कुछ, ठीक। इक्विटी सेटल्ड के बाद आता है कैश सेटल्ड ऑप्शन। यहां पे भी हमने एम्प्लॉय को यही बोला तुम मेरे पास 3 साल टिक जाओ, 3 साल टिक जाओगे तो हम तुमको फ्यूचर में अपने शेयर प्राइस के बेसिस पे कैश पेमेंट करेंगे। जो हमारा शेयर प्राइस रहेगा उस समय जब तुम आओगे और एक्सरसाइज प्राइस रहेगा, उन दोनों का डिफरेंस हम तुमको कैश में पेमेंट करेंगे। मान लो हमने एक्सरसाइज प्राइस रखा 30 रुपए, जिस दिन तुम एक्सरसाइज करने आए मार्केट में प्राइस चल रहा है 150 रुपए, तो 150 रुपए उस दिन का मार्केट प्राइस है, माइनस 30 रुपया जो उस दिन का एक्सरसाइज प्राइस है, तो 150 माइनस 30 120 रुपया हम तुमको कैश में पेमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड दिस विल बी पेड इन कैश। ये होता है कैश सेटल्ड ऑप्शन। कैश सेटल्ड ऑप्शन में बोला गया जो आपके ऑप्शन का फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू किस दिन का, ऑन द ग्रांट डेट, आंसर इज नो, ऑन द बैलेंस शीट डेट। हर साल बैलेंस शीट डेट पर आप ऑप्शन की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे और उसके हिसाब से अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है एक्सपेक्टेड टू वेस्ट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ओवर द वेस्टिंग पीरियड। एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू अ लायबिलिटी। इस बार मैं रिजर्व क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि यहां मेरे को फ्यूचर में शेयर्स नहीं देना है, यहां पे मेरे को फ्यूचर में कैश देना है, तो एक ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। मैं जर्नल एंट्री करूंगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एप्रिसिएशन राइट या टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पीएल में चला जाएगा जैसे हर साल जाता है। In case of stock appreciation right, fair value of option on each balance sheet date shall be taken। यहां पे हम लोग जब ऑप्शन का फेयर वैल्यू लेंगे तो हम लोग ग्रांट डेट वाला नहीं लेंगे, बैलेंस शीट डेट वाला लेंगे, और हर बार जैसे जैसे फेयर वैल्यू चेंज होगा हमको लायबिलिटी को भी रीमेजर करना पड़ेगा। आप एक्सपेंस कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कौन सा लेना है, बैलेंस शीट डेट वाला। इंस्टेड ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट जो इक्विटी सेटल्ड में ले रहे थे, यहां पे हम लोग को बैलेंस शीट डेट का फेयर वैल्यू लेना होगा, और उसके बाद बाकी सारा चीज सेम है जो मैंने पहले सिखाया। तो हम लोग हर साल एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, साथ साथ एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। फ्यूचर में जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने आएगा हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, स्टार अकाउंट डेबिट टू बैंक, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सर मान लो ऐसा हुआ हमारा ऑप्शन वेस्ट हो गया 31 मार्च 2023 को,
बट वो सर खरीदने आया 31 मई 2023। सर इस पीरियड में भी तो प्राइस चेंज होगा, ये 2 महीने में भी तो शेयर का प्राइस चेंज होगा, और वो तो जिस दिन एक्सरसाइज करने आएगा उस दिन तो हमको देना पड़ेगा ना पैसा। तो आंसर इज, अगर इसके बाद वेस्टिंग के बाद कोई प्राइस चेंज होता है और आपको ज्यादा या कम पेमेंट करना पड़ता है तो वो डिफरेंस पीएल में डाल दीजिएगा। मान ले आपने लाइबिलिटी बनाई थी 50 रुपए करके, अभी पेमेंट करना है 60 रुपया, 50 रुपया पेमेंट का लाइबिलिटी बनाया था, सार अकाउंट को क्रेडिट किया था 50 रुपए से, अब तुम पेमेंट कर रहे हो 60 रुपया, तो सार अकाउंट डेबिट 60 टू बैंक 60, उसके बाद पीएल अकाउंट डेबिट टू सार ₹10, 10 रुपए का लाइबिलिटी क्रिएट करके हम उनको पेमेंट कर देंगे। तो जितना हमने लाइबिलिटी क्रिएट किया, अगर पेमेंट करते समय उससे कम पैसे पेमेंट करना पड़ रहा है, तो द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट और लॉस एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। एनी डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट एंड फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट मतलब जिस दिन आप एक्सरसाइज करने आए उस दिन मार्केट प्राइस क्या चल रहा है माइनस एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस ऑन एक्सरसाइज डेट माइनस एक्सरसाइज प्राइस, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ये अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से डिफरेंस है तो हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक्सपेंस शैल बी चार्ज टू पीएल, हम लोग उसको पीएल में चार्ज कर देंगे। अगर मान लो हमने एक्सरसाइज पीरियड उसको दे दिया 2 साल 3 साल की, 2 साल 3 साल में कभी भी आके कैश ले लेना, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, जो लोग नहीं आए वो तो नेक्स्ट ईयर अभी भी आ सकते हैं, अभी तक लाइबिलिटी खत्म नहीं हुआ है, बट मार्केट में शेयर का प्राइस तो चेंज हो रहा है। अगर शेयर का वैल्यू चेंज हो रहा है तो जो अनएक्सपायर्ड ऑप्शन है, जो अनएक्सरसाइज्ड ऑप्शन है, उस अनएक्सरसाइज्ड ऑप्शन की लाइबिलिटी आपको रीमेजर करनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे शेयर का दाम चेंज होगा वैसे वैसे फ्यूचर में आपको डिफरेंट पेमेंट करना पड़ेगा। तो जितने भी अनएक्सपायर्ड ऑप्शन है हर साल के एंड पे आपको उनको रीमेजर करना होगा, और जो डिफरेंस आएगा इन दी लाइबिलिटी वो आपको P&L में चार्ज करना होगा एज एन एक्सपेंस। तो मान लो मैंने लास्ट ईयर 31 मार्च 23 वेस्टिंग डेट के दिन 50 का लाइबिलिटी क्रिएट किया, 31 मार्च 24 को फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन हो गया 60 रुपया, तो मेरे को 10 रुपए का लाइबिलिटी और क्रिएट करना पड़ेगा, जो फ्यूचर में लोग आके मेरे से एक्सरसाइज करेंगे, मेरे से पैसा लेंगे। तो ये जो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट है या कैश सेटल्ड ऑप्शन है ना, इस पर बहुत ध्यान देना होता है फेयर वैल्यू चेंज का। जैसे जैसे फेयर वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे आपको एडिशनल लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है और पीएल में खर्चा दिखाना है। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में एक बार आपने फेयर वैल्यू मेजर कर लिया, बार बार चेंज नहीं होगा, वो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल रिमेन सेम। डन, ये हो गया कैश सेटल्ड ऑप्शन। तीसरा टाइप का ऑप्शन हो सकता है कैश सेटल्ड विद इक्विटी ऑल्टरनेटिव। आने का चांस कम है बट तो भी पढ़ लो। मतलब यहां पे हमने एम्प्लॉय को चॉइस दे दिया, तुम मेरे लिए 3 साल काम करो, 3 साल के बाद आके तुम ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। जब तुम ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुमको शेयर्स चाहिए तो शेयर्स ले लेना, शेयर्स नहीं चाहिए तो कैश ले लेना। हमने उसको ऑप्शन दे दिया, तेरे को जो चाहिए वो हम देंगे। अब क्या है, यहां पे एंटिटी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है टू पे कैश। सर क्यों ऑब्लिगेशन, क्यों? हो सकता है कोई ले ही नहीं, सब लोग शेयर्स ले, बट अगर वो मांग लेगा तो क्या आप मना कर सकते हैं? यू कैन नॉट से नो। एंटिटी हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू पे कैश। अगर वो मांगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए ये जो कैश सेटल्ड विद इक्विटी ऑल्टरनेटिव है, इसको हम लोग ना एक कैश सेटल्ड ऑप्शन की तरह ही अकाउंट फॉर करते हैं। बट अगर मैं देख रहा हूं जो इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन है और जो कैश सेटल्ड ऑप्शन है उनका फेयर वैल्यू डिफरेंट है। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन का मान लो फेयर वैल्यू है 10 लाख रुपया, कैश सेटल्ड ऑप्शन का फेयर वैल्यू 8 लाख रुपया। तो कैश सेटल्ड ऑप्शन का 8 लाख तो आपको रिकॉर्ड करना ही है, 2 लाख का जो इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन का एक्स्ट्रा वैल्यू है वो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है, ये एक्स्ट्रा राइट दिया गया है एम्प्लॉय को, जिसको वो फ्यूचर में अपने बेनिफिट के हिसाब से एक्सरसाइज करेगा। तो मैं क्या करूंगा, ऑन दी ग्रांट डेट सबसे पहले इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकालूंगा, टोटल इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकालूंगा। फिर मैं टोटल कैश सेटल्ड ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकालूंगा, दोनों को इंडिविजुअली, इक्विटी का अलग कैश का अलग। अगर मैं देख रहा हूं इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड के बीच में डिफरेंस और वो पॉजिटिव है, 10 लाख रुपया इक्विटी का वैल्यू, 8 लाख रुपया कैश का वैल्यू, तो 2 लाख रुपया मैं इक्विटी प्लान की तरह रिकॉर्ड करूंगा, 8 लाख रुपया मैं कैश प्लान की तरह रिकॉर्ड करूंगा। कैश प्लान में तो हम जानते हैं फेयर वैल्यू चेंज होता रहेगा, तो मैं 8 लाख नहीं बोल के मैं बोलूंगा वो मैं कैश प्लान की तरह रिकॉर्ड करूंगा, और 2 लाख मैं इक्विटी प्लान की तरह रिकॉर्ड करूंगा ओवर द वेस्टिंग पीरियड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है, अगर कैश सेटल्ड विद इक्विटी ऑल्टरनेटिव है तो अकाउंटिंग मेजरली कैश प्लान की तरह ही चलेगा। बट अगर मैं देख रहा हूं वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लान एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ कैश प्लान, तो उतना डिफरेंस आपको इक्विटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और वो फ्यूचर में जाके अगर शेयर मांगा तो शेयर दे दीजिएगा, कैश मांगा तो कैश दे दीजिएगा।
ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड कैश सेटल्ड ऑप्शन को जैसे मैंने सिखाया वैसे आप कैलकुलेट करके अकाउंट फॉर करोगे। इक्विटी सेटल्ड को ओवर द वेस्टिंग पीरियड स्ट्रेट लाइन बेसिस पे जैसे सिखाया वैसे अकाउंट फॉर करोगे। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में फेयर वैल्यू चेंज नहीं होगा, कैश सेटल्ड ऑप्शन में फेयर वैल्यू चेंज होता रहेगा। हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एप्रिसिएशन राइट टू एसबीपी रिजर्व। कुछ लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा, कुछ इक्विटी रिकॉर्ड होगा। लाइबिलिटी का पोर्शन बड़ा रहेगा, इक्विटी का पोर्शन छोटा रहेगा, बट वो हमको हर साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहां पे मेजरली अकाउंटिंग विल बी ऑन बेसिस ऑफ कैश सेटल्ड, बट अगर इक्विटी सेटल ऑल्टरनेटिव का वैल्यू ज्यादा है तो हमको उतना इक्विटी भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मान लो इक्विटी सेटल्ड का फेयर वैल्यू 7 लाख, कैश सेटल्ड का फेयर वैल्यू 8 लाख। यहां पे आपको कुछ इक्विटी सेटल्ड नहीं रिकॉर्ड करना, पूरा कैश सेटल्ड की तरह अकाउंट फॉर कर लो। इक्विटी सेटल्ड का फेयर वैल्यू 10 लाख, कैश सेटल्ड का फेयर वैल्यू 8 लाख, तो 2 लाख रुपए आपको इक्विटी की तरह रिकॉर्ड करना होगा ओवर दी वेस्टिंग पीरियड। अगर वो फ्यूचर में आया एक्सरसाइज पीरियड में, उसके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, कैश ले ले या शेयर्स ले ले। अगर वो कैश ऑप्शन ऑप्ट करता है तो जो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड किया उसका पेमेंट कर दो, सारा अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कोई डिफरेंस है लाइबिलिटी और पेमेंट में वो पीएल में चला जाएगा। और जो एसबीपी रिजर्व आपने बनाया था उसका कोई काम नहीं है, उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दो क्योंकि लोगों ने शेयर मांगा ही नहीं। तो सार का हम लोग पेमेंट कर देंगे और एसबीपी रिजर्व रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर इंप्लॉय बोलता है नहीं मेरे को इक्विटी शेयर चाहिए, तो हम लोग सारा और एसबीपी रिजर्व को यूज करके उसको इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे। अगर कोई एक्सरसाइज प्राइस लेना है तो बैंक अकाउंट डेबिट, एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट, सार अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम लोग उस लाइबिलिटी और रिजर्व को यूज करके हम लोग उनको शेयर इश्यू कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम विल ऑलवेज बी द बैलेंसिंग फिगर। सारा लिखने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर कर देना। अगर कुछ लोगों ने नहीं खरीदा, जनरली क्या होता है जब आप कैश ऑप्शन देते हो तो कुछ लोग कैश ले लेंगे, कुछ लोग शेयर ले लेंगे। कैश ऑप्शन में लैप्स होने का चांस कम है क्योंकि जब उसको कैश मिल रहा है तो वो क्यों ही मना करेगा। इक्विटी में लैप्स हो भी सकता है क्योंकि उसको पैसा देके शेयर खरीदना, अगर उसके पास पैसा नहीं हो तो हो सकता है वो ना खरीदने आए। बट कैश सेटल्ड में भाई 1 रुपया मिले, 5 रुपया मिले, 100 रुपया मिले, लेने सब जाएगा, क्यों छोड़ेंगे, कोई भी कोई नहीं छोड़ता है। तो या तो वो शेयर्स ले लेगा या तो वो कैश ले लेगा, जो ले लेगा उसके हिसाब से हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। ये हो गया मेरा कैश सेटल्ड विद इक्विटी ऑल्टरनेटिव। पूरी अकाउंटिंग कैश सेटल्ड के हिसाब से होगी, बट अगर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लान ज्यादा है तो मेरे को उस इक्विटी प्लान की फेयर वैल्यू को ओवर द वेस्टिंग पीरियड रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज एन इक्विटी। इंप्लॉई शेयर बेस्ड पेमेंट जो है ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 to 8 मार्क का पूछा जाएगा। बाद बाकी दूसरी जगह से हो सकता है कोई थ्योरी पूछ ले, हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव पूछ ले, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब कुछ छोटी छोटी 1-2 बातें जो है वो मैं बता देता हूं। इंड एस 102 के एक्सक्लूजन्स थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है। कौन कौन सी जगह शेयर बेस्ड पेमेंट इंड एस 102 लागू नहीं होता। अगर आप शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर रहे हो इन दी कैपेसिटी ऑफ देयर बीइंग शेयर होल्डर्स, वो शेयर होल्डर है, उनको आप शेयर दे रहे हो, बोनस इशू कर रहे हो, राइट इशू कर रहे हो, इंड एस 102 अप्लाई नहीं करता है। नंबर 2, अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप अक्वायरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करके पेमेंट कर रहे हो तो वो भी शेयर बेस्ड पेमेंट में नहीं आएगा, वो इंड एस 103 में कवर होगा। अगर शेयर से रिलेटेड कोई नॉन फाइनेंशियल आइटम्स का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नॉन फाइनेंशियल आइटम है जिसका सेटलमेंट बाद में आप नेट बेसिस पे करोगे, कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है विच इज इंक्लूडेड इन इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो भी इंड एस 102 में डील नहीं किया जाएगा। 3 चीजें एक्सक्लूडेड रहेंगी। नंबर 1, ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स इन द कैपेसिटी ऑफ देम बीइंग शेयर होल्डर। शेयर बेस्ड पेमेंट अगर आपने किया है अक्वायरी कंपनी के शेयर होल्डर को इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। नंबर 3, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर इंड एस 109 दे विल नॉट बी डेल्ट विद बाय इंड एस 102। इंड एस 102 में क्या क्या एक एंटिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए, इसके लिए प्लीज आप आईसीआई मैट को एक बार पढ़ लेना। आईसीआई मैट का मैं पेज नंबर आपको बता देता हूं, एक बार देख लोगे काम हो जाएगा। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन ना इसमें भी दिया था, एमटीपी में भी दिया हुआ है, तो जस्ट एक बार रीड कर लेना और कुछ नहीं है। रीड कर लेंगे तो क्या एग्जाम में आएगा भी तो आप लिख पाएंगे। कहां गया, या नहीं दिया हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा, जस्ट एक बार रीड कर लेना, नथिंग एल्स। देना तो चाहिए था बिकॉज एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है। दिख नहीं रहा है, एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है मॉक टेस्ट पेपर में, सिर्फ देख लेना हो जाएगा। लर्न करने मत बैठिएगा, डोंट ट्राई टू मग अप और डोंट ट्राई टू लर्न, जस्ट रीड एंड गो, काम हो जाएगा आपका।
डन है बात। दिस कंप्लीट्स माय रिवीजन ऑन एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स एंड शेयर बेस्ड पेमेंट्स इन डेज 102। आपके सिलेबस में मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन वगैरह कहीं नहीं दिए हुए हैं, कहीं वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए उनको करने की दरकार नहीं है। नहीं तो वो पार्ट भी इंडेस 102 में है कि अगर स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर में मॉडिफाई किया गया, फ्यूचर में कैंसिल हुआ, तो उसका क्या करेंगे, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसीलिए उसको डिस्कस करने का दरकार नहीं है। एक चीज जरूर बोलूंगा, ये जो हम लोग वेस्टिंग कंडीशन देख रहे थे परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केट कंडीशन है, नॉन मार्केट कंडीशन, इस पर एक छोटी सी बात जरूर बोलूंगा। अगर मार्केट बेस्ड कंडीशन है, मान लो हम लोग बोले कि आपको ऑप्शन तभी वेस्ट होगा जब कंपनी का शेयर प्राइस 500 पहुंच जाएगा, तो हम लोग जब मार्केट बेस्ड कंडीशन कुछ होता है ना, तो उस केस में फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे मेजर करते हैं, सारे के सारे हम लोग ग्रांट डेट पर एस्टिमेट लेते हैं, और मार्केट प्राइस के चेंज होने से हम लोग एस्टिमेट्स को चेंज नहीं करते। ऐसा नहीं करते कि फर्स्ट ईयर एंड में मार्केट प्राइस 200 ही, अरे यार हमको लगता है नहीं होगा, बोलता है होगा नहीं होगा छोड़ दे, जब 3 साल में मार्केट प्राइस एंड में देखेंगे 500 हुआ कि नहीं, अभी कुछ सोचने का दरकार नहीं है। मार्केट बेस्ड कंडीशन में मार्केट प्राइस अगर चेंज भी होता है तो हम लोग एस्टिमेट्स को नहीं बदलते हैं, हम लोग उसी वेस्टिंग पीरियड पे खर्चा दिखाते हैं। बट नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन में, नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन लाइक अर्निंग बेस्ड कंडीशन, हम लोग हमेशा ये मेजर करते हैं कि कंपनी एम्प्लॉइज वो अर्निंग ला पाएंगे या नहीं। अगर हमको लगता है वो अर्निंग ला पाएंगे तो उसके हिसाब से हम एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड निकाल के फिर खर्चा कैलकुलेट करेंगे। तो नॉन मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन में अगर आपका एस्टिमेट चेंज होता है तो उसका इफेक्ट हर साल आपको एक्सपेंस कैलकुलेट करने में दिखेगा। बट मार्केट बेस्ड कंडीशन में एक बार आपने फेयर वैल्यू एस्टिमेट ले लिया, उसके बाद मार्केट प्राइस कोई भी चेंज हो, हम लोग बार बार चीजों को चेंज नहीं करते। ये चीज ध्यान रखना। सर्विस बेस्ड कंडीशन में भी अगर चीजें चेंज होती है तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, बट मार्केट बेस्ड कंडीशन में अगर मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है, मार्केट प्राइस अपवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है, हम लोग अपने एस्टिमेट्स को नहीं बदलते, हम लोग वही एस्टिमेट्स के बेसिस पे सारा का सारा काम करते हैं। डन। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 1 न्यू सिलेबस का, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है रिलेटेड टू स्टॉक ऑप्शंस। मैं देख रहा था, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं दिखा रिलेटेड टू स्टॉक ऑप्शन। सेट 2 में स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है जो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4A, Z Limited grants 200 share options to each of its 800 employees। हम लोग अपने 800 एम्प्लॉइज को 200 शेयर करके इश्यू करने का वादा कर रहे हैं, देने का वादा कर रहे हैं। 800 इंटू 200, 1,60,000 शेयर इश्यू करेंगे हम लोग। कंडीशनल ऑन देयर कंटिन्यूइंग इन सर्विस फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक अगर तुम हमारे यहां काम करोगे तो मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस बेस्ड परफॉर्मेंस, सर्विस बेस्ड वेस्टिंग कंडीशन, सर्विस बेस्ड वेस्टिंग कंडीशन। आगे, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन ऑन द ग्रांट डेट, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दे दिया ₹60। कुछ बोला नहीं है मेरे को, ये इक्विटी सेटल्ड है, मतलब इक्विटी शेयर ही हम देंगे, हम कैश नहीं देंगे। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन है, फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट दे दिया 60। अब फ्यूचर में फेयर वैल्यू चेंज भी होता है तो हमको उससे मतलब नहीं है। इक्विटी सेटल्ड पे हम लोग हमेशा फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट लेते हैं। ड्यूरिंग ईयर 1 36 इंप्लॉई छोड़ दिया, 800 में से 36 इंप्लॉई गियो, खत्म। The entity revises its estimate of total employee departure over the 3-year period from 20% to 16%. इनिशियली कंपनी ने सोचा था 20% लोग जाएंगे ग्रांट डेट पर, बट फर्स्ट ईयर के एंड में कंपनी को लग रहा है नहीं रे, 36 लोग ही गया है पहला साल, ज्यादा लोग नहीं गया है, तो हमको लगता है ना 16% इंप्लॉई 3 साल में जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में नंबर ऑफ इंप्लॉइज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वेस्टिंग पीरियड, वो इंप्लॉइज जो वेस्टिंग पीरियड पूरा कर पाएंगे फर्स्ट ईयर में, 800 माइनस 16%, 672। ये हमको लग रहा है 3 साल बाद हमारे यहां 672 इंप्लॉइज बचेंगे जिनको हमको शेयर इश्यू करना होगा। ये कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि 3 साल बाद कितने इंप्लॉइज रहेंगे। सर अगर ये एस्टिमेट नहीं होता तो मैं सीधा करता 800 माइनस 36, 764 इंप्लॉइज के हिसाब से खर्चा बना लेता, क्योंकि मेरा फ्यूचर का कोई एस्टिमेट नहीं है। तो यहां पे मैंने सबसे पहले फ्यूचर के एस्टिमेट को देखा कि कंपनी बोल रहा है कि हमको लगता है ओवर 3 ईयर 16% इंप्लॉइज कंपनी को छोड़कर जाएंगे।
तो 3 साल बाद कितने इंप्लॉइज रहेंगे वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। ड्यूरिंग ईयर 2 और 40 इंप्लॉय गया। The entity revises its estimate of total employee departure over 3-year period from 16% to 13%. नेक्स्ट ईयर में एम्प्लॉइज गया, कंपनी बोला इस साल भी बहुत कम एम्प्लॉय छोड़ के गया है, तो मेरे को लगता है 16% नहीं 13% ही जाएगा। तो सेकेंड ईयर के एंड में खड़ा होकर अगर कंपनी का एस्टिमेट देखोगे तो 3 साल में 13% एम्प्लॉइज ओवरऑल छोड़ के जाएगा, तो एम्प्लॉइज बचेंगे 696। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 696 एम्प्लॉइज हमारे यहां बचेंगे। ड्यूरिंग ईयर 3 अ फर्दर 28 एम्प्लॉइज लीव। थर्ड ईयर में और 28 एम्प्लॉइज गया, तो थर्ड ईयर के एंड में एक्चुअल एम्प्लॉइज कितना बचा? एक्चुअल एम्प्लॉइज 800 माइनस 36 माइनस 40 माइनस 28। वेस्टिंग पीरियड के एंड में एक्चुअल एम्प्लॉइज बचे 696। ओ माय गॉड, कंपनी का देखो कितना प्रेसाइज एस्टिमेशन था, कितना प्रेसाइज एस्टिमेशन था। सेकेंड ईयर के एंड में कंपनी को लगा 696 एम्प्लॉइज टिकेगा, और थर्ड ईयर के एंड में एक्चुअल में 696 एम्प्लॉइज टिक गया। प्रेसाइज एस्टिमेशन, बहुत अच्छा एस्टिमेशन। 800 माइनस 36 माइनस 40 माइनस 28, 696। आगे, ऑल द कंटिन्यूइंग एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन। सारे एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। इक्विटी शेयर का ऑफ ₹10 ईच एट ₹100 ओनली। 100 ओनली मतलब एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपया। व्हेन मार्केट प्राइस वाज 168। ये बेकार है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में हम लोग शेयर का मार्केट प्राइस देखते ही नहीं, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। कैश सेटल्ड होता तो मेरे को देखना पड़ता। इक्विटी सेटल्ड में शेयर का मार्केट प्राइस इज अ वेस्ट फॉर मी। पास जर्नल एंट्री ऑफ ऑल द ईयर शोइंग द वर्किंग। मेरे को जर्नल एंट्रीज करना है। आ जाओ, जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया सेट 2 क्वेश्चन 4A1। क्वेश्चन 4A1 सेट 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स का वर्किंग्स। एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड के ऊपर हम कितना खर्चा रिकॉग्नाइज करेंगे? वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर हमारे यहां शुरू में 800 इंप्लॉइज थे, बट कंपनी को फर्स्ट ईयर के एंड पे लगता है 16% इंप्लॉई छोड़कर चला जाएगा, तो 3 साल के एंड में रहेंगे 800 माइनस 16%। आप इंटू 84% भी कर सकते हो। 16% माइनस करना या 84% मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है। ये हो गए नंबर ऑफ इंप्लॉइज इनटू हर एम्प्लॉय को 200 शेयर इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया हुआ था 60। इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बेसिस में 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, पहला साल में कितना खर्चा रिकॉर्ड होगा? 800 माइनस 16% 672 इंटू 200 इंटू 60 बाई 3 26,88,000 का खर्चा फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगा। सेकेंड ईयर के एंड में कंपनी को लगता है टोटल में 3 साल में 13% एम्प्लॉइज ही छोड़ के जाएंगे 3 साल में, तो 800 माइनस 13%, 696 इंटू 200 शेयर्स इंटू ₹60 इंटू 2 साल का खर्चा माइनस 26,88,000, माइनस 26,88,000 जो ऑलरेडी पहला साल में हमने बना लिया है। सेकेंड ईयर में खर्चा बनेगा 28,80,000, थोड़ा ज्यादा बनेगा क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे को लग रहा है और रहेंगे। थर्ड ईयर में, अब थर्ड ईयर वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया तो एक्चुअल एम्प्लॉइज काउंट कर लो। 800 माइनस पहला साल 36 गया, फिर 40 गया, फिर 28 गया, इतने एम्प्लॉइज बचे इंटू 200 शेयर्स इंटू ₹60 इंटू 3/3 माइनस पहला 2 साल का खर्चा। मैं जो ये एम्प्लॉइज शेयर्स ये सब लिखता हूं, आप भी ट्राई करें लिखने का। इससे ना एग्जामिनर को सुविधा होती है आंसर चेक करने में। 27,84,000
2784। ये 3 साल में धीरे धीरे मैंने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, जैसे जैसे इंप्लॉई ने सर्विस दिया वैसे वैसे मैंने उसका रेम्यूनरेशन का खर्चा बुक कर लिया। अब मेरे को बोल रहा है जर्नल एंट्री करो, Z लिमिटेड जर्नल एंट्री फॉर्मेट, आई होप ऑल ऑफ यू नो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। लेजर फोलियो नहीं भी बनाओगे चलेगा बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज इन एग्जाम्स। सबसे पहले डेट दिया हुआ है क्या सर? डेट नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो चलो ईयर लिख देते, ईयर 1, ईयर एंड, एंड में इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एग्जाम में पूरा लिखेंगे आप, पूरा, टू एसबीपी रिजर्व, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट ईयर में हम लोग को खर्चा रिकॉर्ड करना है 2688 और ये हम लोग क्रेडिट कर देंगे एक इक्विटी में, क्योंकि फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स देना है। नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश, बीइंग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर फर्स्ट ईयर। फिर ये एक्सपेंस पीएन में ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट 2688। सेकेंड ईयर, ईयर 2, ईयर एंड, employee benefit expense account debit to SBP reserve, सेकेंड ईयर का खर्चा दिया हुआ है 2880, being expense recognized for second year, P&L account debit to employee benefit expense, ईयर 3, ईयर एंड, EBE अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व, सेम एंट्री, ओवर द वेस्टिंग पीरियड चलता जाएगा। कैश सेटल्ड होता तो हम लोग को लाइबिलिटी रीमेजर करना पड़ता, आपको हर साल के एंड का फेयर वैल्यू वो देता, डोंट वरी वो देगा हमेशा। थर्ड ईयर का 2784, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 696 इंटू 200 इंटू 60 माइनस 2784 माइनस 2880 2688, सही है। फिर P&L अकाउंट डेबिट टू EBE 2784। अब इसके बाद वो एक्सरसाइज करने आएंगे, एक्सरसाइज पीरियड, बैंक अकाउंट डेबिट, वो लोग 100 रुपया देगा, 10 रुपया का शेयर, वो 100 रुपए देंगे। 696 एम्प्लॉइज, 200 शेयर्स, ₹100, ₹1,39,20,000। SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट, टोटल SBP रिजर्व सबने इंजॉय किया, 696 200 शेयर्स इंटू 60, हमने 60 रुपीज के हिसाब से रिजर्व बनाया था। ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगा बिकॉज इक्विटी इज नेवर रीमेजर्ड, इक्विटी को हम लोग रीमेजर नहीं करते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 696 इंटू 200 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू 10, यहां पे गलती मत करना, यहां पे जनरली बच्चा गलती से पूरा अमाउंट लिख देता है। 13,92,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया 2,08,80,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर आराम से लिख लो, कोई हड़बड़ी नहीं है।
डन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एमटीपी में भी कुछ दिया हुआ नहीं था। ये एक क्वेश्चन है, देखो, एक तो ये डिस्क्लोजर का है, एक बोला मिस्टर जेड इज ग्रांटेड शेयर ऑप्शन कंडीशनल अपॉन कंप्लीटिंग 2 ईयर सर्विस, हाउ इज दिस ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन है, शेयर बेस्ड पेमेंट है, शेयर बेस्ड पेमेंट है तो हम लोग एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे एंड साथ साथ एक इक्विटी रिकॉर्ड करेंगे ओवर दी 2 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड, ओवर दी 2 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड। और ये जो खर्चा और इक्विटी रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट। जो ग्रांट डेट के दिन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन था उसके बेसिस पे हम लोग खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग इक्विटी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये चीज आपको दिया गया 2 मार्क में एग्जाम में लिखने के लिए, 3 मार्क के लिए एग्जाम में लिखने में। तो सेम चीज जो पढ़ाया उसी को आपको एग्जाम में लिखना है, बस थोड़ा सा बनाकर लिखना है। इन केस ऑफ एन इक्विटी सेटल्ड स्टॉक ऑप्शन, the fair value of option expected to vest shall be recognized as a expense and as an equity over the vesting period on a straight line basis. The fair value of option on the grant date shall be used to recognize the expense and the equity. उस तरीके से आपको ये आंसर फ्रेम करना है। 2-3 मार्क का क्वेश्चन है। दिसंबर 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्विटी भी थी, पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6B, 6 मार्क का क्वेश्चन दिया था 6B, खाली कैलकुलेशंस करना था। ऑन 1718 अंडरलाइन डेट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1718 आमला गिलोय एंड तुलसी लिमिटेड, बाबा रामदेव की कंपनी है, grants 100 option to each of its 2100 employees, 100 option to each of its 2100 employees, मतलब 2,10,000 shares at ₹60 when market price is ₹200। 200 रुपए का मार्केट प्राइस चल रहा है, बट हम आपको 60 में शेयर खरीदने का मौका देंगे। अब क्या है, ये 200 रुपया आज का मार्केट प्राइस है ग्रांट डेट का, और हमने एक्सरसाइज प्राइस रखा 60, तो ये जितना डिफरेंस है 140 रुपया सस्ता जो हम शेयर दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। The vesting date is 31st March 31st March 21, यानी 1/7/18 से ऑलमोस्ट 3 साल बाद वेस्टिंग। एक्सरसाइज डेट इज 31st March 22। At the end of year 1, the company found that 100 employees left, 100 एम्प्लॉई छोड़ के चले गए। हमारे टोटल 2100 एम्प्लॉइज थे, 100 छोड़ के चले गए। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इशूड अंडर ESOP was 93। ये फेयर वैल्यू ऑफ शेयर दिया हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं दिया हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर दिया हुआ है। बट जिस हिसाब से बात किया है ना, यहां मार्केट प्राइस 200 चल रहा था, यहां पे अचानक फेयर वैल्यू ऑफ शेयर अगर 93 हो जाएगा तो भैया 200 से प्राइस गिर के 93 पे आ गया, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। बट जिस हिसाब से ये दिया है, ये फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं होके फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन होना चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। At the end of year 2, company found 80 employees had left. Fair value of share issued under ESOP was 104। सेकेंड ईयर का फेयर वैल्यू बताया 104। सेकेंड ईयर का फेयर वैल्यू, अगर इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन होता है तो हम लोग बार बार फेयर वैल्यू नहीं करते, जो इनिशियल एस्टिमेट फेयर वैल्यू का है उसी को ले लेते हैं। At the end of year 3, the company found 192 employees left. Fair value of share under ESOP was 80। चेंज हो रहा है फेयर वैल्यू बार बार, बट कैश सेटल्ड ऑप्शन होता तो चेंज होने से बात होता है। ये इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन है, चेंज हो भी रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ओनली 1700 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 31st March 22। 1700 एम्प्लॉय एक्सरसाइज किया। एक सेकेंड, 2100 एम्प्लॉय था जिसमें से पहले साल 100 गए, दूसरे साल 80 गए, तीसरे साल 192 गए, तो 1728 बचा। बट 1700 एम्प्लॉय एक्सरसाइज किया, मतलब 28 एम्प्लॉइज का और लैप्स हो गया। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 10 रुपया। कैलकुलेट एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 बाय फेयर वैल्यू मेथड। वो फेयर वैल्यू मेथड ही होता है। डन। और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन फोरफिटेड, जो लास्ट में ऑप्शन फोरफिट हो गया।
अब यहां पे क्या है, हर बार आपको फेयर वैल्यू दिया हुआ है, बट मेरे लिए वो फेयर वैल्यू काम का नहीं है, मेरे लिए फेयर वैल्यू काम का है सिर्फ ग्रांट डेट का। प्रॉब्लम कहां पे है, ग्रांट डेट पर फेयर वैल्यू नहीं दिया, आपको एट द एंड ऑफ ईयर 1 फेयर वैल्यू दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ ईयर 2 फेयर वैल्यू दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ ईयर 3 फेयर वैल्यू दिया हुआ है, एंड ऑफ ईयर 1 2 3 फेयर वैल्यू दिया हुआ है, ग्रांट डेट का कोई फेयर वैल्यू दिया हुआ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन को सही करना था इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में के केस में, तो आपको सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट देना चाहिए था। ग्रांट डेट के दिन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है, उसके बेसिस पे सारा का सारा राम कहानी हम लोग करते, बट ग्रांट डेट के दिन का फेयर वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है। अब आइदर यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर आप इंट्रिंसिक वैल्यू लेके काम करो, 200 रुपया मार्केट प्राइस शेयर का था, 60 रुपया एक्सरसाइज प्राइस, तो 140 इज इंट्रिंसिक वैल्यू, बट इंड एस 102 इंट्रिंसिक वैल्यू परमिट नहीं करता, इसीलिए हमको फेयर वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। बट फेयर वैल्यू ना ग्रांट डेट का नहीं है, ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का है, तो हम लोगों को फेयर वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। अपने पास ऑप्शन नहीं है, इसका ना सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने निकाला नहीं है, देयर इज नो सजेस्टेड आंसर बाय द इंस्टीट्यूट, खाली बोला आपको ये कैलकुलेट करके देना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि फेयर वैल्यू मेथड भी लिखा है और हर साल का अलग अलग फेयर वैल्यू दिया है, कैश सेटल्ड ऑप्शन मान के फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फेयर वैल्यू के हिसाब से आप कर लो काम, तो हम लोग उसी तरीके से सारा काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में 2100 में 100 इंप्लॉई गए, 2000 इंप्लॉई बचा, एक सेकेंड, 2000 इंप्लॉई, दिसंबर 22 का क्वेश्चन है, ईयर 1 का एक्सपेंस 2100 में से 100 इंप्लॉई गया, हमको ना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं बताया है, तो हम एक्चुअल इंप्लॉइज पर काम करेंगे। 2000 इंप्लॉइज इनटू 100 ऑप्शंस इनटू फर्स्ट ईयर एंड का फेयर वैल्यू दिया हुआ है 93 इनटू 1/3 62 lakhs। सेकेंड ईयर, अब 2000 में से और कितने इंप्लॉइज चले गए, 2000 में से 80 इंप्लॉइज और चले गए, 100 ऑप्शंस, ईयर 2 का फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 104, $71,12,000। ईयर 3 1920 से और कितने चले गए, 192 इनटू 100 ऑप्शंस, थर्ड ईयर के एंड में फेयर वैल्यू हो गया 80 इंटू 3/3 इंटू 3/3, 80 इंटू 3/3 माइनस 62 lakhs माइनस 7112, तो कितना बचेगा, 1920 माइनस 192, 1728 इंटू 100 इंटू 80 माइनस 62 lakhs माइनस 7112, 5,12,000, 5,12,000, ये तीनों साल का खर्चा निकल गया। और वैल्यू ऑफ ऑप्शन फोरफीटेड, लास्ट में जाके कितना ऑप्शन फोरफीट हुआ, 28 इंप्लॉइज का ऑप्शन फोरफीट हुआ, 28 इंप्लॉइज, 1728 पर वेस्ट हुआ था, जबकि 1700 इंप्लॉइज ही एक्सरसाइज किया, इंटू 100 शेयर्स इंटू ₹80, 28 इंप्लॉइज इंटू 100 शेयर इंटू ₹80, 2,24,000 का, 2,24,000 का ऑप्शन फोरफीट हुआ। ये आंसर दिसंबर 22 के क्वेश्चन का। क्वेश्चन वाज एम्बिगुअस, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई थी, ग्रांट डेट का इंट्रिंसिक वैल्यू दिया है, उसके बाद आपको फेयर वैल्यू 3 साल का अलग अलग दिया, एंड ऑफ ईयर 1 2 3, और बोला फेयर वैल्यू मेथड के हिसाब से कीजिए। दिस इज एक्चुअली वो कैश सेटल्ड ऑप्शन जैसे अपने अकाउंट फॉर करते हैं वैसे बोल रहा है, इसीलिए हर साल का नया नया फेयर वैल्यू लेके मैंने कैलकुलेट किया। इस बार फ्यूचर में कितने इंप्लॉइज रहेंगे ये नहीं बताया, खाली इस साल कितना गया वो बताया, तो हमने एक्चुअल इंप्लॉइज के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया। आराम से चेक कर लो।
Done. This completes the total revision of share-based payments in DS 102. एक थियोरिटिकल क्वेश्चन डिस्क्लोजर प्लीज देख लेना, बाद बाकी सारा मैंने डिस्कशन कर दिया, इससे आपका काम हो जाएगा। 6 to 8 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है अंडर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस, प्लीज करके जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन। वैल्यूएशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, देख लेना सो दैट रिवीजन एक बार में हो जाए फटाफट, आप एग्जाम अच्छा दे सको। ऑल द बेस्ट।